जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल हम लोग सिलेबस के पहले यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण, उसको समझ रहे हैं। पिछले दोनों क्लासेस में हम लोगों ने आनुवंशिकता को अच्छे से समझा है। आज के इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट को भी अच्छे से समझ लेंगे और ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, पूरे सीटेट के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सबसे आसान एकदम लड्डू टाइप सवाल पूछा जाता है और ये आनुवंशिकता और वातावरण वाला टॉपिक वैसा ही है। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट के अर्थ को समझेंगे, फिर हम लोग ये समझेंगे कि बच्चे के एनवायरनमेंट का निर्माण किन किन चीजों से होता है। इसके बाद हम लोग नेचर और नर्चर के डिबेट को समझेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे के विकास में उसकी आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो अगर आपने आज के इस क्लास को ध्यान से देखकर सुनकर समझने का प्रयास किया तो सीटेट के दोनों पेपरों में कम से कम 1 अंक आज ही आपके सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आजकल पूछे जा रहे हैं, अगर उन क्वेश्चंस के पैटर्न को आप देखिए तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर समझ के आधार पर दिए जा सकते हैं। इसमें बहुत कुछ रटने या याद करने जैसा नहीं है। अभी जुलाई 2024 में जो सीटेट का पेपर हुआ है, उसके दोनों पेपरों में इससे एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखिए ये मेरे पास जुलाई 2024 का पेपर है। पेपर 1 में आपसे पूछा गया था, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के स्लैश का निर्धारण करती है। ऑप्शंस दिया था सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। पेपर 2 में आपसे पूछा गया था, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता एवं वातावरण, लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, वृद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन। कितना आसान है। अगर आपने पिछले दोनों क्लास ध्यान से अगर सुन भी लिया होगा तो इनके आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे। इतना आसान है। खैर, इन दोनों क्वेश्चंस को और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास के आखिर में डिस्कस करेंगे, तब इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले अच्छा, एक बात और, आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ते सुनते हुए इस बात को महसूस किया होगा कि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो बदला है। तो इस बदले हुए पैटर्न के हिसाब से सिलेबस के हर एक टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर हम वही डिस्कस करते हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो आइए इन्वायरमेंट को समझते हैं। देखिए, पिछले 2 क्लासेस में हमने हेरिडिटी को अच्छे से समझा है और इस क्रम में हमने ये जाना था कि जो बच्चे का विकास होता है वो उसकी आनुवंशिकता और वातावरण के आपसी अंतःक्रिया का परिणाम होता है, आपसी इंटरेक्शन का परिणाम होता है। जैसे अभी जुलाई 24 के सेकेंड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, विकास आनुवंशिकता और वातावरण के आपसी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसी बात को वुडवर्थ ने अपनी शब्दावली में कहा है कि बच्चे का विकास उसकी आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। गुणनफल का परिणाम होता है, ध्यान रखिएगा, योगफल का नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता और इसी से कंफ्यूजन हो जाती है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। और नाम तो आजकल सीटेट में नहीं पूछ रहा, लेकिन टेट में ये पूछ सकता है। तो ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। हेरिडिटी के बारे में समझते हुए हमने समझा था
कि किसी बच्चे को उसके माता पिता से प्राप्त सभी गुणों एवं विशेषताओं को उसकी आनुवंशिकता कहते हैं। तो अब बच्चे को उसके माता पिता से कौन से गुण और विशेषताएं प्राप्त होती हैं? बच्चे की शक्ल, उसकी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, उसके आंखों और बालों का रंग, उसका का पूरा शारीरिक गठन, ये सब चीजें बच्चे को आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा आनुवंशिकता से बच्चे को बीमारियां भी मिलती हैं, जैसे कि एड्स, डायबिटीज इत्यादि। जो हेरिडिटी को क्या नेचर है, प्रकृति है, ये स्टैटिक होता है, यानी कि आनुवंशिकता स्थिर या स्थायी प्रकृति की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आनुवंशिकता में परिवर्तन कई पीढ़ियों के बाद जाकर के थोड़ा बहुत होता है। इसीलिए आनुवंशिकता को स्टैटिक या स्थिर प्रकृति का माना जाता है। ये सारी डिस्कशन हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। आइए अब इन्वायरमेंट के अर्थ को समझते हैं। देखिए, आनुवंशिक गुणों एवं विशेषताओं को छोड़कर किसी बच्चे को जो कुछ भी प्रभावित करे वो सब कुछ उसके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। यानी कि हेरिडिटी को छोड़कर किसी बच्चे को जो कुछ भी प्रभावित करता है वो सब कुछ उसका इन्वायरमेंट है। अब हेरिडिटी से बच्चे का क्या बनता है? उसका शरीर, आंतरिक अंग एवं बाह्य अंग। तो शरीर को छोड़कर किसी बच्चे को जो कुछ भी प्रभावित करे या उसके चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब कुछ उसका इन्वायरमेंट है। इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के चारों तरफ का वह माहौल जिसमें बच्चा रह रहा है उसको उस बच्चे का इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चे के इन्वायरमेंट का निर्माण किन किन चीजों से होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे के चारों तरफ जितनी चीजें हैं वो सब कुछ उसका इन्वायरमेंट है। तो अगर सूची बनाई जाए तो ये एक अंतहीन सूची होगी, क्योंकि उसके चारों तरफ तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मुख्य ऐसी चीजें हैं जिनसे बच्चे के इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। बच्चे का परिवार, उसका स्कूल, वह समाज एवं संस्कृति जहां पर वो रहता है, वो देश जहां पर बच्चा रह रहा है, और उसके आसपास का जो भौगोलिक स्थिति है, फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो इन चीजों से बच्चे के इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। तो 2 चीजें हमने समझा कि बच्चे के चारों ओर का वह माहौल जिसमें बच्चा रह रहा है उसको बच्चे का इन्वायरमेंट कहेंगे, और बच्चे का इन्वायरमेंट इन 5 चीजों से मिलकर के बनता है। आइए इन्हें क्रम से समझ लेते हैं। पहला है बच्चे का परिवार। देखिए, बच्चे का तो जन्म ही परिवार में होता है, और 3 वर्ष की आयु का होने तक 3 वर्ष की आयु का होने तक बच्चा अपने परिवार में ही अपना पूरा समय व्यतीत करता है, क्योंकि 3 वर्ष का आयु होने के बाद ही वो या तो नर्सरी में जाएगा या तो प्ले वे में जाएगा। लेकिन उससे पहले वो अपना सारा समय अपने परिवार में ही व्यतीत करता है, और न सिर्फ अपने परिवार में रहता है बल्कि जीवन जीने के बुनियादी कौशलों को भी सीखता है। इसीलिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला माना जाता है और माता को पहली शिक्षिका माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है माता को प्रथम शिक्षिका कहने की, क्योंकि बच्चा अपना सर्वाधिक समय अपने माता के पास ही व्यतीत करता है। तो अगर बच्चे और परिवार का इतना गहरा संबंध है तो बच्चे के ऊपर परिवार का प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा। परिवार के सदस्यों ने घर में जैसा माहौल बना करके रखा है, बच्चा वैसा ही ढलता बनता चला जाएगा। अगर परिवार के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो बच्चा वो सब सीखेगा। लेकिन अगर पिताजी सुरती, सिगरेट, गुटखा खाते हैं, अक्सर शराब पी लेते हैं, हर दूसरी लाइन में एक गाली निकल ही जाती है, तो बच्चा वो सब सीखेगा। यानी कि घर में जिस तरह का माहौल है बच्चा वैसा ही ढलता और बनता चला जाएगा। तो परिवार बच्चे के इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है और बच्चे के ऊपर उसके परिवार का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है।
दूसरा है इसका स्कूल यानी कि विद्यालय। अब 3 वर्ष का होने के बाद बच्चा विद्यालय जाता है। विद्यालय में टीचर्स अगर बच्चे के साथ अच्छे से बात करते हैं, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसको रटने पर नहीं जोर देते बल्कि लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से पढ़ाते हैं, तो ऐसे विद्यालय में एक एवरेज बच्चा भी तेज हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल में टीचर्स बच्चे को डांटते हैं, उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, रटने या याद करने पर ज्यादा जोर देते हैं, तो ऐसे विद्यालय में एक तेज बच्चा भी एवरेज हो जाएगा। तो इतना प्रभाव पड़ता है एक स्कूल का बच्चे के ऊपर। अगला है वह समाज एवं संस्कृति यानी कि सोसाइटी और कल्चर जहां पे बच्चा रह रहा है, इसका भी सीधा सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। क्योंकि उस समाज में जिस तरह की बातों को, आचरण को, व्यवहार को अच्छा माना जाता है, बच्चा उनको सीखने का प्रयास करता है, अपनाने का प्रयास करता है। और जिस तरह की बातों को अच्छा नहीं माना जाता, लोग उसकी निंदा करते हैं, बच्चा उनसे बचने का प्रयास करता है। तो बच्चे के समाज का, उसके कल्चर का भी उसके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला है देशी स्थिति, यानी कि जिस देश में वो रह रहा है उस देश का भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भाई वो देश किस तरह का है, क्या वो एक युद्धग्रस्त देश है, या तानाशाही व्यवस्था वाला देश है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, विकासशील देश है या विकसित देश है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसा देश होगा वैसी ही उसकी आर्थिक स्थिति होगी, वैसा ही उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, वैसा ही उसके नागरिकों को कुछ करने का, कुछ बन जाने का अधिकार प्राप्त होगा। तो जैसा उस देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसका भी बच्चे के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला है भौगोलिक स्थिति, फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए बच्चे के आसपास की स्थिति कैसी है, आसपास का हवा, पानी, मिट्टी, मौसम, ये सब किस तरह का है। बच्चा रेगिस्तानी इलाके में रहता है या मैदानी इलाके में रहता है, जंगली या पहाड़ी इलाके में रह रहा है या समुद्र तटीय इलाके में रहता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थितियां हमारे जीवन में या तो सहूलियतें जोड़ती हैं या तो चुनौतियां जोड़ती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो मरुस्थली इलाके में रह रहा है, रेगिस्तानी इलाके में रह रहा है, तो वहां पर खेती की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, मार्केट बहुत दूर दूर होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा गंगा के मैदानी इलाकों में है तो वहां खेती की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, हर आधे किलोमीटर पर एक मार्केट मिल जाएगी। तो जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो हमारे जीवन में कई सारी सहूलियतें जोड़ती है और कई सारी चुनौतियां भी जोड़ती है, तो उसका बच्चे के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे बच्चे के इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के चारों तरफ का वह माहौल या वातावरण जिसमें बच्चा रह रहा है उसको उसका इन्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ 2 चीजें समझी हैं। एक, बच्चे का इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके चारों तरफ के माहौल को उसका इन्वायरमेंट कहते हैं, या बच्चा अपने चारों तरफ जिन चीजों से घिरा हुआ है उन सभी चीजों को बच्चे का इन्वायरमेंट कहते हैं। पहली बात ये हमने समझा। दूसरी बात हमने ये समझा कि बच्चे के इन्वायरमेंट का निर्माण की जो 5 मुख्य चीजें हैं वो है उसका परिवार, उसका विद्यालय, उसका समाज एवं संस्कृति, जिस देश में वो रहता है वो देश, और उसका भौगोलिक स्थिति, फिजिकल इन्वायरमेंट उसके आसपास का कैसा है। आइए अब नेचर और नर्चर के डिबेट को समझते हैं। देखिए इस नेचर और नर्चर के डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि बच्चे के विकास में नेचर यानी कि प्रकृति और पोषण, इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। देखिए नेचर को कहते हैं हेरिडिटी और नर्चर को कहते हैं इन्वायरमेंट। तो अब क्वेश्चन परिवर्तित हो गया कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण में से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। देखिए इस डिबेट का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये है कि बच्चे के विकास में किसकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा सोचना सही तरीका नहीं है, बल्कि हमें यह मानना चाहिए
कि बच्चे के विकास में उसकी आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों की ही भूमिका होती है। हाँ, ये बात है कि जीवन के कुछ पक्षों में आनुवंशिकता का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है और जीवन के कुछ पक्षों में वातावरण का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। भाई, जीवन के कौन से वो पक्ष हैं जहां पर बच्चे की आनुवंशिकता का महत्वपूर्ण रोल है? बच्चे का इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, उसकी शक्ल, आंखों एवं बालों का रंग, उसका पूरा का पूरा शारीरिक गठन, इन सब मामलों में आनुवंशिकता ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है, आनुवंशिकता हावी रहती है। जबकि जीवन के कुछ पक्ष ऐसे हैं जहां पर इन्वायरमेंट हावी रहता है, जैसे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे को एजुकेशन कैसी मिल रही है, उसका पोषण कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है। इन सारे मामलों में आनुवंशिकता नहीं, इन्वायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस डिबेट के निष्कर्ष के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जीवन के कुछ पक्षों में आनुवंशिकता ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है और जीवन के कुछ पक्षों में इन्वायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इस तरह से इस इन्वायरमेंट और हेरिडिटी को देखने की आवश्यकता है। यही इस डिबेट का निष्कर्ष है। तो ये पूरा इन्वायरमेंट का टॉपिक रहा। साथियों, आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं बातों के दायरे के अंतर्गत ही आपसे पूछा जाएगा। इस बात की पुष्टि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के स्लैश का निर्धारण करती है और आपके ऑप्शंस हैं सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता और सीखने की शैली। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सेक्स। सेक्स होता क्या है? देखिए, प्रकृति ने स्त्री और पुरुषों के शरीर के बीच जो अंतर बनाया है उसी को कहते हैं सेक्स। जबकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। समाज ने स्त्री और पुरुष के भूमिकाओं के लिए जो अलग अलग नियम बनाए कि स्त्री को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये काम करने चाहिए, पुरुष का आचरण व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए। तो समाज ने जो ये अलग अलग नियम स्त्री और पुरुषों के लिए बनाए हैं उसको कहते हैं जेंडर, और प्रकृति ने स्त्री और पुरुषों के शरीर के बीच जो अंतर बनाया है उसको कहते हैं सेक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, सेक्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आजकल सीटेट में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न चेंज हुआ है। देखिए, यही सेम क्वेश्चन आज से पहले पूछा जाता था कि विकास किसका उत्पाद है या विकास किसका गुणनफल होता है। अब यही क्वेश्चन आपसे सिचुएशन बनाकर पूछ लिया गया है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम? देखिए, जब हम लोग हेरिडिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अच्छे से समझा था कि किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के आपसी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, आनुवंशिकता एवं वातावरण। अच्छा, जो बच्चे का विकास होता है वो उसकी आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था वुडवर्थ ने। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है टेट में आपसे पूछ लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य में स्लैश जोड़े गुणसूत्र होते हैं। देखिए, अब ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अक्सर लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं। वही आसान क्वेश्चन देखकर हड़बड़ी में आंसर लगाने का काम। पूछा है कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कुल संख्या नहीं पूछी। ज्यादातर लोग कुल संख्या वाला ऑप्शन टिक कर देते। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय पूछा है कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर पूछे कुल संख्या कितनी होती है तो कुल संख्या होती है 46। जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक जीन के लक्षण जो एक पीढ़ी में गैर प्रभावी हैं अगले में दिखाई दे सकते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इस सिद्धांत को कहते हैं अलगाव एवं प्रभुत्व का सिद्धांत। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी जीन का कोई लक्षण एक पीढ़ी में ना दिखाई दे,
जबकि दूसरी पीढ़ी में उसका डोमिनेंस हो जाए। मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन उसके पिताजी एकदम बेसुरे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर ये गायन की जो क्षमता आई है वो उसके दादाजी से आई है, क्योंकि इसके दादाजी बहुत अच्छा गाना गाते थे। यह एक अलगाव एवं प्रभुत्व के सिद्धांत का एग्जाम्पल हुआ। तो अगर किसी जीन के कोई लक्षण किसी पीढ़ी में दब जाए और अगली पीढ़ी में उभर जाए, तो ये बताने वाले सिद्धांत को अलगाव एवं प्रभुत्व का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, उनको क्या कहते हैं? देखिए, हमने ये समझा है कि गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46 और गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो कितने जोड़े हो गए? 23 जोड़े। इनमें से 22 जोड़े एकदम समान होते हैं। मान लीजिए अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके अंदर होगा XX क्रोमोसोम, तो 22 XX होंगे, और अगर लड़का है तो उसको अंदर होगा XY क्रोमोसोम, तो वो 22 क्या होंगे? XY होंगे। इसको कहते हैं ऑटोजोम। और ये जो 23वां जोड़ा होता है, यही बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, इसी के लिए इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जो 22 जोड़े समान होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ऑटोजोम्स। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको रिवीजन में सहूलियत होगी। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।